Good morning. Welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of GN वर्मन और हमारा टॉपिक जो है वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है और ये 5th लेक्चर है हमारे इस सीरीज़ का। ये सारा वीडियो टाइम स्टाम्प्ड है, तो अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जिस प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम हो उस पर आप डायरेक्टली जंप भी कर सकते हैं। तो बस इतना ही। और थोड़ा टेक्निकल ग्लिच के कारण मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा इस सेशन का ये 10 प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम एक एक करके। ln x x, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको, जैसे ये हमारा क्या है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी पहला सेक्शन है जो बेसिकली डिफरेंशिएशन के अपोजिट हमको सोचना होता है। तो जब भी हम ऐसा हो तो हम अपने इंटीग्रांड, यानी कि जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा इंटीग्रांड ये है, तो इसमें हम एक फंक्शन चूज करते हैं जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। तो अगर आप गौर से देखिएगा तो ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। dln x dx इज इक्वल टू 1/x। ln x मैं पहले भी बता चुका हूँ। ln x अगर कुछ भी नहीं बोला जाए, ln x का मतलब log x टू द बेस e। अगर 10 बेस होगा तो हमको उसको e में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन यानी पूरे कैलकुलस में जब भी लॉग का कोई ऑपरेशन होगा तो वो नेचुरल बेस के लिए यानी e बेस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा देख पा रहे हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन के लिए हमको समझ में आ जाएगा कि y इज इक्वल टू, अगर ln x लेंगे तो dy इज इक्वल टू 1/x और dx। और ये dx इधर कैसे आता है इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बहुत डिस्कस करा हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप पीछे से फॉलो कीजिए, आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को यहाँ अगर सब्सटीट्यूट करें तो ये हो जाएगा √y dy। √y को हम लिख सकते हैं y पावर हाफ dy। इसको अगर फर्दर लिखें तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c। इसका मतलब y का पावर 3/2 और यहाँ पे भी 3/2 प्लस c। इसको एक स्टेप और लिखेंगे तो 2/3 y टू द पावर 3/2 प्लस c। इसको लिखेंगे 2/3 और y को हम लिख लेंगे ln x 3/2 प्लस c। हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें क्या करेगा कि हाफ को रूट डाल के और इसको क्यूब कर देगा, कुछ इस तरह से 2/3 और क्यूब अंडर रूट, जो अगर 2 रहेगा तो अंडर रूट, अगर 3 रहेगा तो क्यूब रूट, 5 रहेगा तो 5th रूट। ln x और इसका क्यूब प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। ये चीज हम लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट पावर, उसी का एप्लीकेशन है। अगर हमारे पास x टू द पावर m/n है तो हम इसको लिख सकते थे x टू द पावर m और 1/n। इस चीज को ही हम nth रूट x टू द पावर m लिखते हैं। वही चीज हम यहाँ पे करे हैं, अगर आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। एकदम सिंपल है और ये सारा प्रॉब्लम बेसिकली हमको सिखाने के लिए ऐसा डिज़ाइन करा गया है। प्रॉब्लम फेयरली सिंपल है और जो लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं या जिन लोग को इंटीग्रेशन आ चुका है अच्छे से, वो देख के ही इसका आंसर बता सकते हैं। मैं भी बता सकता था, बट सीखने के लिए यही प्रॉब्लम अच्छा है। टफ प्रॉब्लम से सीखने का स्कोप कम हो जाता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, ये पुराने ज़माने का टर्मिनोलॉजी है। आर्क जब भी लिखा हो इसका मतलब इन्वर्स की बात कर, इन्वर्स फंक्शन की बात कर रहा है। तो आर्क टेन का मतलब टेन इन्वर्स एक्स, आर्क साइन का मतलब साइन इन्वर्स एक्स, आर्क कॉट का मतलब कॉट इन्वर्स एक्स। तो जहां भी दिखे ये पुराना टर्मिनोलॉजी है और खासकर जीएन वर्मन और या किसी भी ओल्ड फैशन बुक अगर होगा तो उसमें ये आपको मिलेगा। नए वाले में जनरली ये नहीं यूज होता है, ठीक है। अब अगर आप इतना देख लिए तो डिफरेंशिएशन में आपको याद होगा कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन d tan इनवर्स x dx का क्या होता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे dx/x² है, तो ये dx अगर इधर चला जाएगा तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, y मानेंगे tan इनवर्स x को,
या आर्क टेन इनवर्स एक्स को, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारा अप्रोच देखा जाता है सिमेंटिक्स वगैरह पे। आपको अवेयरनेस होना चाहिए, बस उसको बट उस पर रिजिडली हम स्टिक नहीं करते हैं। यानी कि हमको बस पता होना चाहिए कि आर्क टेन एक्स का मतलब टेन इनवर्स एक्स है। ऐसा नहीं कि अगर हम टेन इनवर्स एक्स लिख दिए तो एग्जामिनर एकदम आग बबूला हो गया और वो नंबर काट दिया, ये ऐसा नहीं है। जिनको मैथमेटिक्स अच्छे से पता होगा वो इस चीज़ का बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। 1/1 + x² dx, तो ये हमारा हो गया। इसको हम यहाँ डालेंगे y² dy, तो ये हो गया y³/3 + c, y के जगह पे आर्क टेन। ये एक तरह से हो गया, हम लोग परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, मतलब हम ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि चूँकि हमारा बुक जो है वो जी.एन. वर्मन है और ये ओल्ड फैशन बुक है, तो हम उनको एक सम्मान के लिए हम उनके ही जैसा आंसर लिख रहे हैं, आर्क टेन इनवर्स एक्स। अगर आप चाहें तो टेन इनवर्स एक्स का होल क्यूब भी लिखिएगा, वन एंड द सेम है और एकदम सही है। अगले प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। यहाँ भी वही बात है जैसा मैं पिछले वीडियो में कहा था, आर्क साइन इनवर्स एक्स का मतलब, आर्क साइन एक्स का मतलब साइन इनवर्स एक्स होता है। और हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है √1 - x, 1/√1 - x²। तो अगर हम y सपोज कर लें टेन साइन इनवर्स एक्स, या थोड़ा सा परंपरा को फॉलो कर लेते हैं, तो लिखते हैं आर्क साइन एक्स, तो dy क्या हो जाएगा 1/1 √x² dx। अब कुछ लोग को इंटू बोलने से आपत्ति होगा, मैं उनको बोलूँगा कि अगर आपको आपत्ति है तो कोई बात नहीं है, आप इसको मत बोलिए, अच्छी बात है। और मैं इस पे अभी मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, और इसके बारे में अगर कभी टाइम मिला तो मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा डिफरेंशियल क्या होता है, कैसे होता है। बट अभी हम लोग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे लगे हैं, तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स आर्क साइन एक्स के जगह पे y है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y³ और dx/1 √1 - x² को हम लोग लिखेंगे dy। तो ये कुछ इस तरह का हो गया y⁻³ dy, ये हो गया -3 + 1/-3 + 1 + c। इसको हम लिखेंगे y⁻² -2 + c। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/-2y² + c। अब हम फाइनली हम क्या लिखेंगे, और अगेन जी.एन. वर्मन के सम्मान में हम इसको आर्क साइन एक्स लिखेंगे। मेरा कोई पर्सनल इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आप साइन इनवर्स एक्स लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, दोनों वन एंड द सेम है और दोनों में कोई लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव एज इट इज़ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम सफल करेंगे, ये कॉस स्क्वायर नीचे में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec² x dx, और नीचे में हो जाएगा √1 + tan x। अब देखिए जब ऐसा दिखेगा तो आपको डेरिवेटिव दिखना शुरू हो जाएगा। क्या हम लोग सीखे हैं बचपन में, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x। तो हम यहाँ पे आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक कमेंट करना चाहूँगा, या इस सिचुएशन में हम चाहें तो 1 + tan x को भी y मान सकते हैं या tan x को ही y मान सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जब डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस में जो भी कांस्टेंट होता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हमारा सॉल्यूशन थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा और आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कुछ आगे वाले केस में वहाँ पे हम दोनों को, मतलब 1 + tan x को हम वेरिएबल नहीं मानते हैं जब हमको कुछ और करना होता है। तो जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हम इंटर करेंगे, जी.एन. वर्मन के ही अराउंड 1820-60 के अराउंड होगा, मतलब 100 प्रॉब्लम के बाद, तो वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। अभी मैं जस्ट कमेंट कर दे रहा हूँ। अभी आप tan x को भी y मान सकते हैं या 1 + tan x को भी मान सकते हैं। हम 1 और tan x को सिंपली मानते हैं क्योंकि हम लोग अभी नया नया सीख रहे हैं। तो लेट y = tan x, तो dy हो जाएगा sec² x dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
dy और अंडर रूट 1 प्लस वाई, इसको हम ऊपर ले चलेंगे 1 प्लस वाई और अंडर रूट। अब देखिए, हो सकता है कुछ लोग घबराएंगे कि 1 प्लस को हम पावर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट रहता है तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, x टू दी पावर n के जैसा है। इसके जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस ए टू दी पावर n dx। फॉर्मूला हमारा एकदम सेम रहेगा, तो हम एकदम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसको लिखेंगे 1 प्लस वाई माइनस हाफ प्लस हाफ 1 और माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई का पावर 1/2 और यहाँ 1/2 प्लस सी। इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 1 प्लस 10x अपॉन, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा और इस अपॉन को हम हटा के और प्लस सी। थोड़ा सा स्पेस का क्रंच है, तो आपको समझ में आ गया होगा। 2, ये अंडर रूट में 2 नहीं है, सॉरी, ये दिखने में थोड़ा सा ये लग रहा होगा, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है। अगले प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छा प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि ये टफ प्रॉब्लम है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉब्लम टफ वो नहीं, अच्छा प्रॉब्लम वो नहीं होता है जो इतना मुश्किल हो कि हमसे बने ही नहीं। रैदर कि वो प्रॉब्लम हम अच्छा माना जाता है जिसमें आपके लिए सीखने का स्कोप हो और मेरे लिए कुछ बोलने का स्कोप हो। तो इसमें वैसा है और इसीलिए ये अच्छा प्रॉब्लम है। देखिए, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हम लोग cos x dx का इंटीग्रेशन आपको पता होगा sin x प्लस। तो हम लोग इसमें देखे होंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऐसे है, या फिर डेरिवेटिव हमको पता है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो उसका रेसिप्रोकल cos x का रेसिप्रोकल बोलना गलत होगा, कोरेस्पोंडिंग cos x का sin x हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ पे एकदम वैसा ही सिचुएशन है, ऑल्दो दिखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है 3x। तो मैं शुरू के कुछ प्रॉब्लम में मैं ऐसा कमेंट करा था कि अगर हमारा स्टैंडर्ड जो फंक्शन है उसी फंक्शन के फॉर्मेट में अगर हमारा कुछ रहे डमी वेरिएबल, यानी कि ये x के जगह पे कोई नया चीज डाल दे, जैसे cos t dt, जैसे cos box d box, जैसे cos स्माइली डी स्माइली। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट मेरा इंटेंशन ये है कि अगर वो वहाँ पे जो x है वो एक डमी वेरिएबल है। डमी वेरिएबल का मतलब कि हम उस पर अगर वेरिएबल को चेंज करें तो उससे हमारे सिर्फ x के जगह पे वो वेरिएबल आ जाएगा। यानी कि अगर ऐसा करें तो ये यहाँ पे आ जाएगा sin t, यहाँ पे आ जाएगा sin box, यहाँ पे आ जाएगा sin स्माइली। तो मेरा मोटो इंटेंशन ये है कि आप लार्जर पिक्चर को देखें और बिग पिक्चर को देखें और आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये बस एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। अब इसमें मैं ये बता दूंगा कि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बट अभी हम इसको ऐसे ही करके देखते हैं। तो अगर ये सेम फॉर्मेट में है तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं sin 3x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। लेकिन मान लेते हैं अपने को समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो हम लोग बच्चा वाला अप्रोच तो अपना ही सकते हैं। हम मान लेंगे y इज इक्वल टू 3x, तो क्या हो जाएगा dy इज इक्वल टू d3x। अब हम ऐसे वाले केस में बोले थे कि दो अप्रोच हम अपना सकते हैं, या तो हम ऐसे ही d3x रखेंगे और सारे चीज को हम y के फॉर्मेट में cos y dy लिख के और यहाँ पे sin y और प्लस सी, और जिसका रिजल्ट हमारा वापस ऐसा ही आ जाएगा। या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको 3dx लिख दें और 1/3 dy इज इक्वल टू dx। अब इसको अगर हम यहां से वापस, तो ये वही है। इसमें अगर ऐसा करना है तो इस इक्वेशन को रीराइट करना पड़ेगा। इसको हमको रीराइट करने का मतलब ये हुआ कि cos 3x ऐसे लिखे और इसमें हमको लिखना पड़ेगा 3dx और उसके बाद 3 को बाहर करके cos 3x dx, और अब हम इसको फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो हमारा चीज सारा सेट हो जाएगा। 3 cos y और dx के जगह पे 1/3 dy
डी वाई हो जाएगा, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा साइन वाई प्लस सी आ जाएगा। तो ये हमारा एकदम सेम रिजल्ट है। बस हम ये दिखाना चाह रहे थे कि इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखिए। अगेन जो मैं पीछे बॉक्स स्माइले और जो भी कुछ बनाया उसका सेम चीज है। अगर हमारा डेरिवेटिव ऐसा है, हम इसको एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1 प्लस एल एन एक्स, डी वाई इज इक्वल टू डी 1 प्लस एल एन एक्स, और इसको हम अब खोलेंगे नहीं, इसको हम एज इट इज यूज करेंगे। एज इट इज में क्या करेंगे, डी वाई, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन वाई प्लस सी, इसको हम क्या लिखेंगे, टेन 1 प्लस एल एन एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको हम चाहेंगे तो इसको स्प्लिट करके फिर एक्स में कन्वर्ट करके अननेसेसरी हम इसको बड़ा कर सकते हैं, और लेकिन रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट एकदम सेम आएगा। बस अंतर यही है कि जब हम उसको ओपन करेंगे तो हमको इस प्रॉब्लम को फिर से रीराइट करना पड़ेगा और डेरिवेटिव को एक्स में लाना पड़ेगा। मैं यही कहना चाह रहा था पिछले प्रॉब्लम में भी, कि अगर हम इसको या तो ऐसे ही y सपोज करके डेरिवेटिव में रखें, या इसको हम रीराइट करके x के डेरिवेटिव को x के फॉर्मेट में रखें, और तब जाके हम फिर सॉल्व करें इसको। रिजल्ट एकदम सेम आएगा, आप खुद करके देखिएगा, और अगर नहीं आया तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखिए। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखे थे 27 नंबर, उसमें क्या था, cos 3x d 3x। तो हम वहां कमेंट करें कि अगर 3x यहां पे है और यहां पे भी है, तो हम इसको एक डमी 3x को एक डमी वेरिएबल कोई t या y मान के और उसको एज इट इज फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, और हम वैसा करे भी थे, साइन y माने थे जो कि साइन 3x आ जाएगा, जिससे रिजल्ट। यहां पे अंतर है थोड़ा सा। यहां पे क्या अंतर है कि यहां हमारा डेरिवेटिव dx में है और cos का डेरिवेटिव 3x में है। यहां पे हम अगर y को अगर 3x माने तो dy क्या हो जाएगा, d 3x, और चूंकि हमारा डेरिवेटिव x के फॉर्मेट में है, 3x के फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको लिखेंगे तो ये 3dx होगा, 1/3 dy इज इक्वल टू dx। अब हम इसको अगर रीराइट करें तो हो जाएगा cos, इसको लिखेंगे cos y dy, और 1/3 को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा साइन y प्लस c, जो क्या आएगा 1/3 साइन 3x प्लस c। अब देखिए इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहां पे 3x आने के कारण डेरिवेटिव में 3x आया, तो अगर हम प्रॉब्लम को dx के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो एक 3 जो है वो ऊपर में भी आ गया और 3 कैंसिल हो गया। तो वहां वाले आंसर में हमारा क्या आ रहा था, साइन y प्लस सी, जहां y क्या था, साइन 3x। तो ये साइन 3x प्लस सी वहां का आंसर था, ये था 27 का, और यहां पे आ रहा है 1/3 साइन 3x। दूसरी बात ये कि अब हम थोड़ा सा जब बड़े हो जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि x के साथ जो कुछ मल्टीप्लाइड होता है वही चीज ओवरऑल हमारे फंक्शन में डिवाइड हो जाता है स्टैंडर्ड रिजल्ट में। तो cos के कारण साइन, 3x के कारण जैसा फॉर्मेट रहेगा वैसा फॉर्मेट, और x के साथ 3 से डिवाइड है, तो इसी कारण से 3 से यहाँ डिवीजन हो गया। एज सिंपल एज दैट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। मैं लास्ट में एक डाउट या क्लैरिफिकेशन वाला सेक्शन इस पूरे सीरीज के बाद या बीच में भी मैं रख सकता हूँ, जिसमें सिर्फ उन प्रॉब्लम को डिस्कस करा जाएगा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो या जिसमें कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, और अच्छा प्रॉब्लम इसीलिए है कि मैं इसमें कुछ बताना चाह रहा हूं। देखिए, किसी इंटीग्रेशन, लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इस तीनों में हमको एक चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना जरूरी होता है, जिसका नाम है वेरिएबल। तो शायद आपको नहीं दिखा ऊपर में वेरिएबल। तो वेरिएबल का डिसीजन इस तरह से होता है कि जब हम लिमिट अगर कोई बना रहे हैं x टेंडिंग टू 0,
तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू होता है वो वेरिएबल होता है। डेरिवेटिव में ही भी जिसके रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं वो हमारा वेरिएबल होता है। और इंटीग्रेशन में भी अगर हम डी वाई मान लेते हैं साइन वाई, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं यानी जो डिफरेंशियल का वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में होता है वही हमारा वेरिएबल होता है। यहाँ पे dx है यानी x हमारा वेरिएबल है। x के अलावा जो कुछ देखे वो एक कांस्टेंट जैसा होगा। तो ऑल्दो आपको cos अल्फा दिखने से आपके मन में विचार हो कि कहीं इसको हम साइन अल्फा तो नहीं लिख दें, एकदम नहीं लिख सकते हैं, गलत माना जाएगा, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप इस चीज को, इस वेरिएबल पार्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए वो दिया। इसको हम सिंपली इसको ओपन करेंगे, cos अल्फा dx माइनस cos 2x dx। cos अल्फा को बाहर ले लीजिए क्योंकि वो कांस्टेंट है, dx माइनस cos 2x dx। अब पीछे वाले प्रॉब्लम में हम लोग देखे थे कि cos 3x था तो उसको हम सिंपली sin 3x अपॉन 3 लिखे थे, क्योंकि cos का साइन और 2x, अगर 3x है तो 3x, यहाँ पे 2x है तो 2x आएगा, और होल टर्म में डिवाइड होगा x के मल्टीप्लायर से। तो इसको हम लिख सकते हैं cos अल्फा और ब्रैकेट में x ले लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो कि ये आर्ग्यूमेंट cos के आर्ग्यूमेंट में x है कि नहीं है, मतलब cos अल्फा x नहीं है, cos अल्फा इंटू x है, माइनस इसको लिखेंगे साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मैं अज्यूम कर लेता हूं। नहीं समझ में आए तो आप जरूर बताइए, और एकदम शर्माने का नहीं है। अगर अभी के समय सीखने के टाइम में जो लोग शर्माते हैं उनको जिंदगी भर शर्माना होता है, और सीखने के टाइम में थोड़ा सा शर्म को कंट्रोल कीजिए और आप अपने जो प्रॉब्लम हो उसको जेन्यूनली पूछिए। क्या होगा कि कुछ नहीं तो आपको इतना कुछ एडिशनल पता तो चल ही जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा, शर्मिंदगी भी खत्म होते जाएगा, और फिर आप एकदम कॉन्फिडेंटली जो है सीख भी जाइएगा और आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो ये चीज़ है, शर्माना नहीं है। शर्माने से मतलब दिक्कत होता है, मतलब गांव के बैकग्राउंड के खासकर बच्चे, या फिर साई लोग तो कहीं भी हो सकते हैं साई टाइप के, बट गांव के बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा हेजिटेट करते हैं और उनको पूछने में डर लगता है या दिक्कत होता है। तो आप एकदम ऐसा नहीं कीजिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ बहुत दिक्कत होता था ऐसा, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, क्या होगा, कोई हंसेगा तो हंसने दो, अभी हंसना अच्छा है, ज़िंदगी भर हंसना, मेरे पे हंसे उससे अच्छा है कि अभी हंस ले, तो ठीक है। लाइफ में बहुत से ऐसा प्रॉब्लम आएगा जिस पे लोग हंसेंगे और आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी अगर हंसने लगिएगा या आप ही अगर टेंशन लेने लगिएगा तो फिर उनके साथ रह जाइएगा। आगे बढ़ना है तो उनको हंसने दीजिए और आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, सिंपल सा है। हाँ, इस वाले प्रॉब्लम में आप ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर मैं डायरेक्ट आंसर चाहूँ लिखना तो लिख दूंगा, बट अभी समझना है तो हम थोड़ा सा टाइम इस पर खर्च करते हैं। तो हम करेंगे क्या, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, dy इज इक्वल टू d 2x माइनस 3, इसको लिख सकते हैं d 2x माइनस d3, ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, 2dx। अब हम क्या करेंगे, 2 को dy के तरफ लाएंगे तो हाफ हो जाएगा dx। अब हम इस चीज़ को यहाँ डालते हैं तो हो जाएगा साइन y dy और हाफ यहाँ पे बाहर कर लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, क्योंकि आप अगर डेरिवेटिव देखिएगा कॉस का तो माइनस साइन एक्स होता है, तो चूंकि इंटीग्रेशन में पहले माइनस रखने में प्रॉब्लम होता है तो माइनस को इस तरफ कर देते हैं। तो यही लॉजिक है इसका, साइन कॉस ये और अपॉन 2 अब प्लस सी। कॉस वाई को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सी। तो आप में से कुछ जो थोड़ा सा आगे जो सीख रहे हैं और जो थोड़ा आगे हैं वो लोग सोचेंगे कि GN बर्मन जैसे बुक में इस प्रॉब्लम को देने का क्या मतलब है, ये तो बहुत फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है। एकदम सही बात है, फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन इसका देने का लॉजिक ये है कि वो आपको बताना चाह रहा है कि अगर x के साथ कोई मल्टीप्लाइड टर्म हो आर्ग्यूमेंट के अंदर, साइन के आर्ग्यूमेंट के अंदर, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर
अगर x के साथ कोई मल्टीप्लाइड टर्म हो और ओवरऑल हमारा अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हमको, तो हम ओरिजिनल फंक्शन को और स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और x के मल्टीप्लायर से डिवाइड कर देंगे। उसके साथ ऐड क्या है, सब्ट्रैक्ट क्या है, अगर कांस्टेंट टर्म है तो उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा। और ये बहुत बड़ा लर्निंग है। ये चीज़ पता नहीं आप लोग जो लोग सीख गए हैं वो कैसे सीखे या कितने मेहनत से सीखे, बट बहुत सारे केस में ये चीज़ हम लोग कर लेते हैं बट इसकी समझ नहीं होती है कि अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है। तो आप होने के लिए यहाँ पे आप डिफरेंशियल भी देख लिए हैं कि जो ऐड या सब्ट्रैक्ट में अगर कोई कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका डिफरेंशियल हमेशा 0 होगा और इस कारण से हमारे ओवरऑल इंटीग्रेशन पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही इस प्रॉब्लम में है। एक और प्रॉब्लम बचा है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वाले प्रॉब्लम को कुछ लोग चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, साइन 1 माइनस 2x होल अपॉन x का मल्टीप्लायर -2 है। देखिए कॉस का साइन होता है, अंदर में जो आर्ग्यूमेंट है वो एज इट इज लिखा गया, x का मल्टीप्लायर -2 है तो उससे डिवाइड हो गया। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में x का मल्टीप्लायर डिवाइड होता है। और वो इसलिए होता है कि हम डिफरेंशियल जब हम उसको y मानते हैं तो डिफरेंशियल में वो मल्टीप्लाई होता है, जिसको हम वापस इस तरफ लाते हैं तो डिवाइड हो जाता है। ये और प्लस c, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हम इसको y भी अगर मान लें तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर हम देखें तो 1 माइनस 2x dy इज इक्वल टू d1 माइनस 2x d1 माइनस d2x d1 0 माइनस 2 dx। अब हम क्या करेंगे, माइनस हाफ dy dx। तो जो चीज़ यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है वही चीज़ हम लोग डायरेक्टली -2 करके बोलते हैं। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, cos y dy dx के जगह dy और माइनस हाफ बाहर में इसको लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस हाफ साइन y प्लस सी इज इक्वल टू माइनस हाफ, और साइन y के जगह पे क्या करेंगे, 1 माइनस 2x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये प्रॉब्लम हो गया हमारा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और मतलब क्या होता है कि कोई अगर निगेटिव कमेंट भी है, बस थोड़ा सा कर्ट से मेंटेन कीजिए या थोड़ा सा पोलाइट लैंग्वेज यूज़ कीजिए। मेरे लिए नहीं, आप जैसा यूज़ करना है कर लीजिए। ये आपके लिए कि आपका जैसा आप लिखने का आदत होगा वैसा आपका व्यवहार होगा, वैसा आपका आदत बन जाएगा। तो बस थोड़ा सा अगर कोई क्रिटिसिज्म भी है उसको हम क्रिटिसिज्म से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिंदास बेझिझक कोई भी नेगेटिव कमेंट हो, कुछ भी करना हो, आप सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि और भी लोग आते हैं तो हमें यहाँ पे पढ़ाई के लिए हैं, तो यहाँ पे कोई आवारागर्दी तो करना नहीं है। तो सही लैंग्वेज यूज़ करते हुए जो भी क्रिटिसिज्म अगर आपको लगे कि इसमें ये कमी है, ये है, आप कीजिए। उससे ओवरऑल हमें अच्छा ही होगा और उसको दूर करने की कोशिश करूँगा।